नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं द रूहू टॉक्स, रोहिलखंड की आवाज़ हर दिल तक। आज इसमें एक नया सेगमेंट जोड़ने जा रहे हैं और वो सेगमेंट होगा रोहिलखंड क्षेत्र, साथ ही साथ प्रदेश और देश के उन लोगों के बारे में जिन्होंने राजनीति, सामाजिक या फिर अन्य क्षेत्रों में अपना नाम रोशन किया है अपनी मेहनत के बल पर। और इस एपिसोड को नाम दिया है व्यक्ति विशेष। तो इस व्यक्ति विशेष एपिसोड के पहले एपिसोड में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शाहजहांपुर जनपद के एक ऐसे व्यक्तित्व की जिसने जनपद की ना सिर्फ राजनीति को बदल के रख दिया, वरन लोगों में ये जिज्ञासा पैदा कर दी कि एक साधारण किसान परिवार का व्यक्ति भी देश के सर्वोच्च सदन तक पहुंच सकता है, मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है और प्रदेश के मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हो सकता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। दोस्तों पता नहीं कौन कितना भरोसा करता है भाग्य पर, नसीब पर, लेकिन इस एपिसोड में आप जान पाएंगे कि किसी भी व्यक्ति का भाग्य या नसीब जो भी आप मान लें, वो कैसे तय करता है आगे की दिशा और दशा को। शुरुआत यहीं से करते हैं। बस था 1989, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए। एक व्यक्तित्व जिसने लोकसभा और विधानसभा के दोनों चुनाव लड़े और लोकसभा चुनाव जीत लिया। इसके उलट अगर वो व्यक्ति दोनों चुनाव जीत जाता या विधानसभा का चुनाव जीत जाता, चाहे लोकसभा हार भी जाता, शायद वो शाहजहांपुर जनपद से निकलने वाला पहला वो व्यक्ति होता जो प्रदेश की बागडोर संभाल रहा होता। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं बाबू सत्यपाल सिंह यादव जी की। इनको क्षेत्र में बाबूजी के नाम से जाना जाता है और इन्होंने शाहजहांपुर जनपद को, जो कि इनकी जन्मभूमि थी, उसको ही आजीवन अपनी कर्म भूमि बनाकर रखा। आज हम बात करेंगे स्वर्गीय बाबूजी सत्यपाल सिंह यादव जी के बारे में। स्वर्गीय सत्यपाल सिंह यादव जी, जिनको प्यार से लोग बाबूजी भी कहते हैं, का जन्म इनके पैतृक गांव सिवरा में हुआ था, जो कि आज की विधानसभा कटरा, तहसील तिलहर और जनपद शाहजहांपुर में पड़ता है। इनके पिताजी एक साधारण कृषक, नाम था श्री चेतराम सिंह जी, और माताजी गृहिणी थी। ये एक ऐसे समुदाय से आते थे जिसमें उस समय शिक्षा का बहुत ज्यादा चलन नहीं था, विशेषकर शाहजहांपुर क्षेत्र में तो बहुत ही कम। ये यादव परिवार से थे, वही पेशा खेती किसानी पशुपालन, लेकिन उससे आगे बढ़कर इन्होंने शिक्षा को चुना, क्योंकि इनके जो अन्य भाई थे वो भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ चुके थे। पिताजी को पता था कि शिक्षा ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसके द्वारा देश, प्रदेश और जिले की राजनीति में सक्रिय हुआ जा सकता। ना सिर्फ राजनीति में बल्कि सामाजिक सरोकारों के लिए, या यूं कहें आगे की पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शिक्षा ही मूल मंत्र है। इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा की शुरुआत अपने गांव से की और तिलहर से माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद बरेली कॉलेज बरेली से एमए पॉलिटिकल साइंस किया और बाद में एलएलएम लखनऊ विश्वविद्यालय से। कहा तो ये भी जाता है कि अपने समय के एलएलएम करने वाले उस क्षेत्र के पहले व्यक्ति थे। कितनी सत्यता है ये मैं नहीं जांच पाया। हालांकि एक किंवदंती बनी हुई है उस क्षेत्र में कि बाबूजी वो पहले शख्स थे जिन्होंने एलएलएम किया था। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वकालत शुरू की, उसी समय प्रदेश और देश में राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी। जनसंघ की स्थापना हो चुकी थी और जनसंघ के टिकट पर 1969 में बाबू सत्यपाल सिंह जी ने पहला चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। हारने के पीछे बहुत सारे कारण थे। राजनीति में नई नई शुरुआत, एक ऐसी पार्टी का संघ जो कि उस समय नई नई थी, बहुत लोग उसके समर्थन में नहीं थे क्योंकि कांग्रेस का दौर अपने चरम पर था। कहानी आगे बढ़ती है और अगला चुनाव आता है 69 के बाद 74 में। 74 में अपने अथक प्रयासों से, उस समय विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था तिलहर, तिलहर से पहली बार विधायक बने। अगला चुनाव 80 और फिर 85, लगातार तीनों चुनाव जीतते रहे। इन्हीं चुनावों की बदौलत कद इतना बढ़ गया कि 20 फरवरी 1986 को बाबू सत्यपाल सिंह यादव जी को उत्तर प्रदेश में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। और यहां से शुरुआत होती है खांटी राजनीति की, या यूं कहें कि प्रदेश स्तर की राजनीति की।
क्योंकि उस समय प्रदेश में उथल पुथल मची हुई थी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन चेहरा होगा अगले चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का। ये एक ऐसे वर्ग से आते हैं जो कि इस समय तक राजनीतिक रूप से सक्षम हो चुका था और इस वर्ग के सबसे बड़े नेता के रूप में मुलायम सिंह यादव जी स्थापित हो चुके थे। उन्हीं के साथ बाबू सत्यपाल सिंह यादव जी कंधे से कंधा मिलाकर राजनीति की गलबहियां कर रहे थे। वर्ष आया 1989। लोकसभा का चुनाव जीत चुके थे, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया। विधानसभा के चुनाव में मामूली अंतर से चुनाव हार गए। ये वो दौर था जिसने प्रदेश की राजनीति में एक ऐसे पुरोधा को पीछे धकेल दिया जो शायद मुख्यमंत्री की कुर्सी के बहुत करीब था, क्योंकि उस समय चलन था, राजनीतिक शुचिता थी कि नेता प्रतिपक्ष यदि चुनाव जीत कर आता है, अपनी पार्टी को चुनाव जिता कर लाता है, वही दावेदार होता था मुख्यमंत्री पद का। तो बहुत हद तक माना जा सकता है कि यदि बाबूजी 1989 का चुनाव जीत गए होते तो शाहजहांपुर जनपद के वो पहले शख्स होते जो प्रदेश की कुर्सी पर विराजमान हो रहे होते। वक्त आगे बढ़ता है और यहाँ से राजनीति एक नई दिशा लेती है। बाबूजी प्रदेश से उठकर केंद्र की राजनीति की ओर मुखर हो जाते हैं और संसद में क्षेत्र की समस्याओं को बखूबी उठाते हैं। वहां पर भी अपनी पहचान बनाते हैं और पहचान बनाने के साथ साथ बुरा दौर फिर से शुरू होता है, क्योंकि ये सरकार मात्र 16 महीने चल पाई। सन 1991 में पुनः चुनाव होते हैं और ये एक ऐसा चुनाव था जिसमें आप दोबारा से विधानसभा और लोकसभा दोनों में जीत दर्ज करते हैं। अगला चुनाव 1996 में हुआ, जिसमें आप शाहजहांपुर जनपद के ही एक दूसरे पुरोधा स्वर्गीय राममूर्ति सिंह वर्मा जी से मामूली अंतर से हार जाते हैं और क्षेत्र में सक्रिय हो जाते हैं। 1998 के हुए आम चुनाव में न सिर्फ आपने जीत दर्ज की, बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय खाद्य रसद राज्य मंत्री बने। यह वो दौर था जब स्वर्गीय सत्यपाल सिंह यादव जी का कैरियर चरम पर था। देश में पहचाने जाने लगे थे, क्योंकि वो राज्य मंत्री थे, तो जाहिर सी बात है उनकी चर्चा भी होती थी, उनके कामों की चर्चा भी होती थी। अगर मैं बात करूं शाहजहांपुर परिक्षेत्र की, शाहजहांपुर क्षेत्र की, तो वहां पर उस समय कोई दूसरा नाम उनके सामने नहीं ठहरता था। समय करवट लेता है, वर्ष आता है 2004। स्वास्थ्य खराब है चुनाव सर पर, और उसी खराब स्वास्थ्य के साथ बाबू सत्यपाल सिंह यादव चुनाव में उतरते हैं और स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं के साथ क्षेत्र के हर व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये वो समय था जिसमें ना उनका भाग्य ने साथ दिया और ना ही स्वास्थ्य। और इसी बस 23 जुलाई सन 2004 को बाबू सत्यपाल सिंह जी का देहावसान हो गया। जब अंतिम संस्कार हुआ तो अपने जननायक को देखने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। उनके गांव में ही उनके द्वारा स्थापित विद्यालय में उनका चेतना स्थल बनाया गया, जहां आज भी उस क्षेत्र के लोग श्रद्धा के साथ उनको नमन करने पहुंचते हैं। बात ये भी कही जाती है कि पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। यानी अगर आपकी औलादें अच्छी हैं तो भी धन संचय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको क्षमता आप पैदा कर चुके होते हैं कि वो कमा सकें। और यदि आपकी औलादें क्षमतावान नहीं हैं, सामाजिक नहीं है, उस स्थिति में भी आपके धन संचय का कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो सिर्फ उसको बर्बाद करेगा। ये बात पूरी तरह से राजनीति पर भी सटीक बैठती है। यही हुआ स्वर्गीय सत्यपाल सिंह यादव जी के साथ। उनके बड़े पुत्र राजेश यादव, जो कि आगामी चुनावों में समाजवादी पार्टी की ओर से कई बार विधायक रहे और एक मिलनसार व्यक्तित्व के स्वामी हैं। उनके छोटे बेटे अमित यादव रिंकू, जो कि एमएलसी रहे हैं शाहजहांपुर पीलीभीत क्षेत्र से, उनके बारे में कहा जाता है कि वो यारों के यार के नाम से मशहूर हैं उन लोगों के बीच जो पढ़ाई के समय उनके साथ रहे या इलेक्शन में जो उनके साथ रहे। सीधे शब्दों में कहा जा सकता है कि स्वर्गीय बाबू सत्यपाल सिंह यादव जी की विरासत को आगे बढ़ाने में उनके दोनों बेटों ने बराबर का काम किया है। हालांकि सच ये भी है कि पिछले 2 चुनाव उनके परिवार द्वारा हारे गए और अगले चुनाव की तैयारी की जा रही। जब मैं रिसर्च करने बैठा तो बहुत सारी किंवदंतियां, बहुत सारी बातें
स्वर्गीय बाबू सत्यपाल सिंह यादव जी के बारे में मुझे लोगों से पता की, जिनको सबको यहाँ शामिल करना संभव नहीं है। आज का ये व्यक्ति विशेष कार्यक्रम स्वर्गीय बाबू सत्यपाल सिंह यादव जी पर ही क्यों? वो इसलिए कि आज 23 जुलाई 2026 है, आज उनकी पुण्यतिथि है। एक ऐसा जननेता जिसने लोगों में राजनीतिक जिज्ञासा पैदा की, लोगों को ये बताया कि एक किसान परिवार का एक पिछड़े वर्ग से आने वाला व्यक्ति भी सत्ता के शीर्ष तक पहुंच सकता है और चुनौती दे सकता है उन स्थापित परिवारों को जो राजनीतिक रूप से कभी सक्षम रहे। उनका व्यक्तित्व ताकत दे सकता है उन लोगों को जो अपने आप को कमजोर समझते हैं, उनको प्रेरणा दे सकता है। तो इस प्रेरणादायी व्यक्तित्व को उनकी पुण्यतिथि पर सादर